नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 14 मार्च की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत इतना है तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा। आप समझो बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहां से देखो 10 हो गई। कह रही थी दो संख्याएं जो बीच में दी गई, यानी कि 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, यानी कि ये दो संख्याएं, इनका औसत कितना 13.5 है। समझ गए, यानी कि 13 दूनी 26 1 27, इन दोनों का समय कह रहा था। तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि पहली 6 संख्याओं में ये भी 4 आ जाएगा और इनको भी मिलाया गया है। अच्छा एक चीज बताओ, ये नंबर हमने लिख दिए 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या हो गए 2 2 4। इनका हम दो का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 5 4 9 4.5 आ जाएगा। और इन सबका अगर एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे 2 करते हैं, यानी 7 2 9 बटे ये कर देंगे, 4.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समस्या है? कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि जो एवरेज है ना वो सभी संख्याओं का है जो 13.5 दिया गया है। इसके लिए हम कह सकते हैं, देखो ये चीज बहुत लॉजिकल सोचने वाली थी। बस यहाँ पर एवरेज हमारा कुछ रहा होगा, यहीं पर तो रहा होगा। यानी कि इसके पहले संख्या क्या रही होगी 13, इसके पहले रही होगी 12, इसके पहले 11, इसके पहले 10, इसके पहले 9। समझ गए कै संख्याएं होंगी। और इसके आगे 14 15 16 17 18। अब जो पूछा गया उनको निकाल लो। देखो हमसे ये पूछा गया तो इनका सम 14 तक, यानी कि अगर हम इनका एवरेज लिखते तो लास्ट नंबर प्लस का फर्स्ट नंबर बटे 2। ये कब होता है, जब डिफरेंस बराबर हो। तो अब यहाँ से देखो ये तो एवरेज आ गया। अब हमें चाहिए था 6 संख्याओं का सम, तो एवरेज में गुणा कर देंगे, सम आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 2 3 6 9 4 13 23 3 69 आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर 1000 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। अब यहाँ से समझो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 1000 से राशि कितनी हो गई 106090। ठीक है, अब यहाँ से समझो बात को। ये अगर जो पॉइंट था हटा देंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, अमाउंट बना होगा, 2 वर्षों में स्क्वायर होकर आया होगा। बिल्कुल आप लोग कहेंगे 100% आया होगा। तो यहां से देखो, अब हमें यहां से कुछ मिल रहा, हमें यहां तो मिल गया 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो किसका स्क्वायर बन रहा, मतलब 10,000 से तो ज्यादा है और 110 का करते 121 से कम है, लेकिन 121 की तरफ इंक्लाइंड है। तो यहाँ से देखो सिंपल सा हम लिख सकते हैं 103, सॉरी 100 की तरफ इंक्लाइंड था तो ये 101। देखो कैसे किया मैंने, अगर मान लो 100 का स्क्वायर करते तो 1 2 3 4 लिखते, अगर 110 का करते तो 11 11 हम 121 और 2 जीरो आ जाते। यानी कि यहाँ से नंबर यहाँ कहाँ लिखा था, बिल्कुल 10609 लिखा था। अब 10,069, यानी कि नंबर हमारा किसके 100 स्क्वायर के बीच या तो फिर 110 के स्क्वायर बीच होगा। अब ये इंक्लाइंड किधर था, 10 वाले की तरफ, यानी कि 103 का स्क्वायर हो सकता था या तो 109 का, नहीं होगा ना, 103 ही भी मिलता है, या 7 7 49 107 का मिल सकता। तो इधर इंक्लाइंड था, 103 का स्क्वायर हो गया। समझ गए बात को। यानी कि अब इसका अगर रूट ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 से 103। तो यहाँ से कितना बड़ा 3 3 बटे 100 गुणे 100। थोड़ा ऑप्शन का भी सहारा ले लिया करो, इतना नहीं है कि ऑप्शन मना, ऑप्शन दिए क्यों जाते हैं बिना। अगला सवाल, कॉसेक बी बराबर इतना दिया था तो कॉट बी और साइन बी का मान क्या होगा। देखो साइन बी का तो तुम लिख दोगे फटाफट 2/3। अब आती है कॉट बी का लिखने का। अब ऐसा मत करना कि फार्मूले में पहुंच गए वहां से बना रह जाके, ये क्या हो जाता है कॉस बी बराबर कर्ड बटे आधार हो जा, सॉरी लंब हो जाता है। तो यहाँ से 3 त्रिका 9, 9 से अगर 4 गया तो ये √5 हो गया। तो कॉट बी क्या हो जाएगा, आधार, आधार कितना √5 हो गया। कॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब सॉरी 2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, √5/3। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ से देखो जो भी जरूरत की चीज थी वो मैंने इसमें मार्क कर दी। थोड़ा केवल यही है जो डीआई वगैरह के सवाल है, पाई चार्ट, यही सब थोड़े ज्यादा भद्दे हैं, बाकी तो सब ठीक है, काम चल रहा है। देखो यहाँ से उन परिवारों की कुल संख्या जिनकी आय 10,000 से अधिक, तो देखो 10,000 से अधिक ये रहे, यहाँ से 3 हो गए, और कह रहा था 25,000 से कम, 4 3 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया। ठीक है, अब कह रहा था नीचे 35,000 से अधिक और 50,000 से कम, यानी कि ये सब रहे 10 4 14 5 19, इनका डिफरेंस पूछा तो कितना है 4 है। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल, चाहे मान लो चाहे कुछ भी मान लो, इस पे सवाल बहुत पूछे गए हैं। अब यहाँ से देखो अगर हम ये लिख दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा
माइनस का 2 सेक थीटा और प्लस में 2√2 बराबर 0। कोई अब यहाँ से कॉमन ले लो, किसको ले लोगे? √2 सेक थीटा को हमने ले लिया कॉमन। ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा माइनस का √2। यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का क्या ले लेंगे? √2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेक थीटा, या 2 ले लो, यहाँ से 2 ही लेना पड़ेगा। सेक थीटा माइनस का √2 बराबर 0। अब यहाँ से सेक थीटा माइनस का √2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या? √2 सेक थीटा माइनस का 2 बराबर 0 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा। अब √2 किसकी वैल्यू होती है थीटा में? 45 डिग्री की। अब 45 यहाँ रखेंगे तो 1/2 प्लस का बन, यानी 2 एकम 2 3/2 आ गया। ठीक है, अब ये तरीका हो गया। अब यहाँ से देखो अगर और कैसे करते, यहाँ से हमें पता लग गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना हुआ है। सिंपल सा तरीका ये हो गया, इनका करते हैं हम गुणा, तो कितना दे देते 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने थे, 4 के ऐसे फैक्टर करने थे कि गुणा करने पर तो प्लस का 4 आए, जोड़ने या घटाने पर माइनस दे दे। तो हम माइनस का 2 और माइनस का 2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते थे। देखो देखो दोनों सेम आए तो एक का साइन चेंज कर देते। फिर इसका जो कोफिशिएंट होता है उससे हमें भाग करना होता है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से √2 का हम भाग करते, ये वैल्यू आ गई हमारी सेक थीटा। ठीक है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, ये फैक्टर बना लो यहाँ से। फिर इनका जो भी साइन है, साइन को चेंज करते हैं, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। फिर जो इसके कोफिशिएंट में लिखा होता है उसका हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर आ जाएगा हमारा √2। समझ गए बात को? अब यहाँ से 45 डिग्री आ गया। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या इतनी है, गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो अगर तुम्हें थोड़ी सी चीजें याद है तो कितनी जल्दी होगा ये सवाल। 4πr² हो गया, 4 गुणे 154 लिखते, 7 पंजे 35.5 गुना 5m 25, यानी कि इंटू कर दो 0.25, बटे में कर देंगे 100 हो गया, तो 25 चौकू 100, 4 से 4 104। भैया हमने देखो तुमको क्या बताया था, 7 अगर तुम्हारी भुजा हो तो 2πr की वैल्यू होती 44, रेडियस 154। अब यहाँ से रेडियस कितनी हो गई? 3.5 गुना हो रही, कै गुना हो गई? 0.5 गुना। इसका करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर गुना हो जाएगी। रीजन यहाँ पर जब लिखते हैं तो r स्क्वायर में हो जाता है, तो यानी कि हमने वही लिख दिया 4154, 5.5 का स्क्वायर 25, 0.2 के बाद इंटू में 0.25, पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़ गए, 25 चौकू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, ABC मिलकर कार को 20 दिनों में करते हैं, ए अकेला 40 दिनों में खत्म कर सकता है, बी और सी मिलकर कार को कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं? अब भैया देखो एलसीएम 20 और 40, यानी कि एलसीएम हो गया 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40 हो गया, यानी कि हमें पता लग गई ए की इफिशियंसी 1 है। तो बी और सी, यानी कि यहाँ पर तो तीनों थे ना, तो बी और सी की इफिशियंसी 1 रही होगी। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते? इतना काम करते, और टोटल था कितना? 1, यानी कि 1/40 काम का 1 भाग कर पाते। समझ लो इतने लेजी थे। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट पावर 4 चौकू 16 में से 2 घटा दो, इसका होल स्क्वायर करोगे ना यहाँ से यहाँ जाने पर, तो यहाँ पर मान लो ए दिया होता तो A² माइनस का 2, ए की वैल्यू हो गई 4, 4 चौकू 16 माइनस का 2, आंसर हो गया 14। अगला सवाल, ये तो आसान था बहुत ही। एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी इतनी चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? तो देखो अगर हमें एवरेज स्पीड पता लग जाए तो काम हो जाएगा। रीजन क्या होता है? देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम हमें 12 घंटा पता है, एवरेज स्पीड और पता लग जाए तो हम गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, सिंपल सी बात है, हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे 50 गुणे 10 इंटू 2x y वाला लगा रहा है, x + y 50 10 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 3 6 हो गया, 0 से 0 काट दो, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई 50/3, गुणा कर दो 12 का, 3 चौकू 12 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि ये 200 आ गई। अब ये आई टोटल डिस्टेंस, यानी कि वो इधर से गया उतनी वापस आया, यानी कि दूरी कितनी थी? 100। ठीक है, अब ऐसा मत करना 200 ऑप्शन में मिल जाए तुरंत लगा के चले जाओ। अगला सवाल करते हैं, एम त्रिभुज XYZ का अंतः केंद्र है, यदि इतना और इतना जोड़कर इतना दिया तो इसकी वैल्यू। देखो सिंपल सी मान लो ये बना तुम्हारा ये, तो यहाँ से ये हो गया x y और z, एम दे दिया अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? कोणों के समद्विभाजक से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, तो ये हो गया एम। अब यहाँ से कह दिया ये वाला एंगल और इसका सम, यानी कि इसको अगर थीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, तो ये दे दिया थीटा + अल्फा बराबर 150। बहुत आसान सवाल हो गया ये।
अब यहाँ से समझो अंतः केंद्र से प्रॉपर्टी भी पता होगी। क्या पता होगी कि 90 प्लस का थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है, थीटा होता, अल्फा होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, x बाई एक्स जेड इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि थीटा की अल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो इसमें रख देते हैं अल्फा की वैल्यू, प्लस का 90 प्लस का थीटा बाई 2 हो गया बराबर 150 हो गया। इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 3 थीटा बाई 2 बराबर 60 हो गया, यानी कि थीटा बराबर 40। अगला सवाल, P1 ए द्वारा बेचे गए छिलकों की कुल संख्या P2 बी द्वारा बेचे गए, यानी कि सबको जोड़कर भाग करना है, यानी कि इनको जोड़ा 10 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 10 7 17 17 6 23 23 5 28, यहाँ से लगा 2 2 2 4 और 4 8 हो गया, बटे कर दो इनको, यानी 5 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1 6 6 12 1 13 13 और 7 20 8 28, यहाँ से लगा 2 2 2 4 4 8, यहाँ पर भी हो गया आंसर। अगला सवाल, 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी, देखो 40 सेंटीमीटर क्या है, जीवा है, 15 सेंटीमीटर केंद्र से दूर है, यानी कि उधर 20 हो गया, इधर 15 हो गया। सिंपल सा वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहां से समझो बात को, ये हो गया केंद्र, इसकी लंबाई कितनी है 40, और एक इधर जीवा बना लो यहां से। अब यहां से देखो इसको खींचेंगे और इसको खींचा, ये 15 हो गई, ये 20 हो गई, ये कितनी हो जाएगी 25, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछी गई जो केंद्र से 20 दूरी पर है, यानी कि 20 दूरी है, ये वाली दूरी 25 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 15, इसका 2 गुना 30, आंसर सिंपल है। अब यहाँ से देखो दोनों तरफ रूट लेंगे तो k + 1/k बराबर 3 आ गया, यानी कि इसको पहुंचने के लिए 3 की पावर 3 माइनस का 3 × 3 डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है, अगर इसके बराबर a दिया जाए तो यहाँ पर पहुंचने के लिए a³ माइनस का 3 है। अगर ये मान लो यहाँ पर भी माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है, तो क्या लिखते a³ प्लस का 3a लिखते। ठीक है, ध्यान रखना, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, 3 त्रिकोण होती है 27, 27 से 9 माइनस 18, आंसर। अगला सवाल, ए बी की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि ए 6,000 रुपये बचत करता है, बी 12,000 की बचत करता है, ए की आय कितनी होगी। ये तो सवाल बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, ये मतलब अपने रेशियो से भी बनते हैं एक्स वाई मान के और ऐसे भी हो जाते हैं। तो इसका इसमें गुणा किया 4 चौकू 16, इसका इसमें किया तो 5 25 हो गया, इन दोनों में डिफरेंस कितना आया 9 का आया। फिर इसका इसमें किया 12 पंजे 60, जीरो का भी रहने देते हैं, 6 चौक 24 हो गया, तो 60 से 20 गया 40, 40 से 4 और कम कर देंगे यानी कि 40 आ गया। अरे गलत हो गया, 60 से 20 गया 40, 40 में 4 यानी कि 36 आ जाएगा, 4 कम करेंगे, गलत कैलकुलेशन। तो 9 बराबर कितना आ गया 36 और 000। हमें चाहिए क्या, एक ही आय, एक ही आय क्या है 4, यानी कि ये क्या गुना हो रहा था 4 गुना, 4 का भी 4 गुना, तो 16,000 आंसर। अगला सवाल, ए और बी में पी की संयुक्त बिक्री और वर्ष डी और ई में क्यू की संयुक्त बिक्री का अनुपात इतना है। ए और बी की पी की संयुक्त, यानी कि ये ले लो 300 हो गया, और डी और ई की क्यू की संयुक्त बिक्री यानी कि 150 हो गया, तो 0 से 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये तो गलत हो गया, 1:2 दे दिया। इसी तरीके से इसमें चेक कर लो, सी में पी की बिक्री, सी में पी की बिक्री 300 है, डी में क्यू की बिक्री भैया 100 है, 300% है, बिल्कुल है। अगला सवाल करते हैं, छात्र ए को बी से 25 अंक अधिक मिले, ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है, ए और बी के द्वारा अलग अलग क्रम से कितने अंक प्राप्त होंगे, यानी कि ए को नंबर ज्यादा मिले हैं बी को कम, तो यहाँ पर देखो पहले तो ये कैंसिल और ये कैंसिल और ये आंसर। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन जो बनती है वो करते रहो, हमें क्या करना है। अब यहाँ से देखो ए और बी, इन्हें मानना ही पड़ता, मानने के अलावा कुछ नहीं, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता, ऑप्शन का सहारा लेते बहुत जल्दी हो जाता है। अब ऑप्शन तो यूज कर ही लिए, तो बताओ कितना टाइम लगा। ये 25 ज़्यादा मिले। अब यहाँ से देखो इन दोनों के सम क्या 60%, ये बराबर किसके नंबर है, ए के नंबर, ये कह रहा था, यानी 20 तियाँ 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 3 दूनी 6x, 25 तियाँ 75 हो गया, यहाँ से करेंगे 5x और इधर हो गया 25। ठीक है, तो यहाँ से देखो इधर आ जाएगा, इधर तो 125 कर लो भाई, तो इधर आ जाएगा x हो गया, यहाँ से घटाएंगे 0, 12 से 7 किया 5, x बराबर 50 आ गया ना, तो यहाँ पर ये b का 50 हो गया, इसका 75। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये सवाल बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, थोड़ा टाइम कम था लेकिन इस वजह से मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। कोई दिक्कत आए तो आप लोगों के पास नंबर है, बिल्कुल बेझिझक 9919293977 पर आप मैसेज कर देना अगर किसी प्रकार की किसी भी सवाल में कोई समस्या हो।
अब यहाँ से देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को, यानी कि इन दोनों का गुणनफल इसके नीचे आ जाता है, यानी कि 31 26 बटे 4 गुणे 521 हो जाता। यहाँ से करते तो 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32, यानी 4 से तो कट नहीं रहा, तो 2 दूनी 4 कर लो, यहाँ पर 15 दूनी 30, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। तो ये 3 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ से आया 3/2, यानी कि 1.5। यहाँ से करेंगे 5 15 16.5 आंसर। अगला सवाल, a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना। सबके देखो पहले तो यहाँ पर जीरो करने से किसी को कोई घाटा तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जीरो करो पहले सी को, जिसको कोई घाटा नहीं होता वहां से पहले करो। तो यानी कि a प्लस बी बराबर 6 हो गया, और a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 40 हो गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, हमें इस पर पहुंचना, इसका होल क्यूब कर लो। अब होल क्यूब करेंगे तो 6 की पावर 3 माइनस वाले पहुंच रहे, 6 गुणे 3 करते, ये तो सभी कर लेते, ए बी का मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर हम इस पे जाते किस पर, स्क्वायर वाले पे, यहाँ पर पहुंचते तो 6 का स्क्वायर माइनस का 2 और a इंटू बी बराबर हो जाता 40। अब आप लोग ये चीज देखना ये आई कैसे, अगर नहीं समझ में आएगी मैं फिर बताऊंगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन करना और स्क्वायर खोल के देखना। जो चीज मैंने डायरेक्ट लिखी थी, आप फार्मूले देख के वहां पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, फार्मूला ही खोला है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 36 36 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर हो गया माइनस का 2। कोई दिक्कत, बस यहाँ पर 216 माइनस का 6 तियाँ 18 18 दूनी 36 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 6 12 2 हासिल लगाए 1 3 2 5 252 आंसर। ये दोनों फार्मूले ही खोल के रखे हैं भाई। देखो अगर हम लिखते हैं x प्लस 1/x बराबर a लिखते तो x की पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 क्या लिखते हो, ए क्यू माइनस का 3a लिखते हो। ये चीज तो हमने वही लिखी इतनी। अब बाद में हम जो x इंटू 1/x इसमें चिपका देते, ये तो कैंसिल हो जाते इसलिए ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगर हम इसी से अगर हम जाते x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस का 2 लिखते हैं, वही चीज तो लिखी है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ पर भी ये दोनों का मल्टीपल यहाँ पर चिपकाते, यहाँ पर हमने यहाँ पर भी चिपका दिया। तो लिखने का तरीका हो गया, बस फास्ट लिख सकते हैं, फास्ट पहुंच सकते हैं रादर देन फार्मूला खोलने के अपेक्षा। अगला सवाल, एक व्यापारी 3000 प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है, उसने खरीदी हैं, बेचते समय वह वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% का हानि कमाता है, उसका कुल लाभ और हानि क्या होगी। अब यहाँ से देखो ओरल इसको जल्दी भी कर सकते हैं, वैसे हम 100 मानी, हमने सोचा 100 में खरीद ली दोनों, 10% का इस पे प्रॉफिट हुआ यानी कि 10 रुपए, इस पे लॉस हुआ 20 का, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 10 रुपए की हानि होगी। लेकिन टोटल खर्चा कितना किया था 200, गुणे कर देंगे 100, 0 से 0 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल, इसी को लिख लो फास्ट में भाई। देखो 10 और 20 हुआ था, हमने देख लिया 10 का घाटा और नीचे 200 कर देते, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके लिए। पी क्यू आर में पी कोण समद्विभाजक क्यू आर को एम पर प्रच्छेद करता है। देखो पी क्यू और आर हो गया, पी कोण का समद्विभाजक क्यू आर को एम पर काटता है, ठीक है। पी क्यू बराबर पी आर दे दिया, पी क्यू बराबर पी आर, यानी कि समद्विबाहु कोण हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। फिर कह रहा था पी एम और को क्या क्यू, पी एम क्यू, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी थी। अब एक चीज बताओ, ये दोनों बराबर हो गई और ये तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ से माध्यिका डालेंगे तो इसको भी बराबर भुजाओं में बांटेगा, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज की। अब यहाँ से देखो इसे बनाने का तरीका, अगर मान लो इसको हम थीटा मानते तो ये वाला क्या होता, थीटा होता, ये वाला पूरा एंगल कितना होता 180 माइनस का 2 थीटा होता, यानी कि एक एंगल लिखते तो क्या होता 90 माइनस का थीटा भाई आधा होता, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। ये तो सभी को पता होगा, कोण पी एम क्यू बराबर क्या हो गया 180 हो गया, यानी कि थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो पी एम क्यू बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, एक दुकानदार एक मेज को 20% के बट्टे पर बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसी मेज को 10% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ या हानि क्या होती। तो हमने बताया था सीपी लिखो और फिर यहाँ पर मार्क प्राइस, जो भी लाभ हो रहा वो मार्क प्राइस के नीचे पहुंचा दो, जो भी यहाँ पर छूट दी जा रही उसके बाद जो हो रहा वो यहाँ पहुंचा दो, बस सिंपल हमारा रेशियो बन गया। अब वो करा इसी मेज को 10% की छूट, इस पर 10% की छूट देते तो 90, 13 ने में कितना हो गया 117 हो गया। तो यहाँ से देखो कितना फायदा हुआ, यहाँ से देखो 7 और 11 से 8 गया 3, बटे कर दो 80 गुणे कर दो 100,
20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 कर लो, या तो ऐसे ही रहने दो, 0 से 0 काटो, रीजन बताएंगे, वहां से भी गुणा करोगे जाके, तो क्यों करना है भाई, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, ज्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32 किया और बचा कितना है 5, अभी तो भाग जाएगा ना, तो 0 क्यों लिखा हुआ, आंसर लगा दो। अब समझ में आ गया। देखो हमेशा पता है मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, कितने की छूट दी थी, 20%, तो 80% हो गया, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस, भाई छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बना, अगर हम प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इसमें भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना बन गया हमारा, ये बन जाएगा 130/80। तो यही चीज हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, साइन 28 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 - 62, ठीक है। अब ये किस में पहुंच गया, फर्स्ट में, फर्स्ट में सारे प्लस होते हैं, साइन चेंज किस में होता है, कॉस, ये कॉस 62 हो गया, यानी कि इसकी जगह हम कॉस 62 लिख सकते थे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर तो बन गया 3 माइनस का। इसी तरह कॉट किस में चेंज होगा, तुम्हारा 10 में होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 दे देगा, 3 से 2 गया 1 आंसर, ठीक है, इसको भी चेंज कर लेना। एक संभाव त्रिभुज STU में अंतः त्रिज्या इतनी है, यानी कि a/2√3 की वैल्यू कितनी है, 5√3 है, तो यानी कि 5 दूनी 10 तियां 30, भुजा आ गई निकल के। अगला सवाल, यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग इतना है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो हमने माना x प्लस का 1, x प्लस का 2, हमने x बराबर 1 रखा, x बराबर 2 रखो, 2 रखेंगे ये भी कटेगी 2 से, भाज्य हो गई ये संख्या, यहाँ पर रखेंगे तो ये 3 बन गई, 3 कर, लेकिन ये भाज्य नहीं है, फिर यहाँ पर रखा कर 2 तो 2 2 4, ये तो भाज्य हो गई, यानी कि हमको भाज्य संख्या चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकती, यानी कि अगले पहुंचेंगे x प्लस का 3, 3 2 5 भाज्य है, नहीं है, फिर अगला पहुंचेंगे तो x प्लस का 4, 4 2 6 है, बिल्कुल है। समझ में आ गई बात, यानी कि हमारे नंबर हो गए x प्लस का 6, यानी कि इन तीनों को जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया 36, यानी कि 3x बराबर कितना हो गया हमारे पास 30, यानी कि x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से बने, इसमें देखो यहाँ पर अभी पेन चेंज कर लें थोड़ा, 1 सेकंड रुकना, ये नंबर बन गया 10, ठीक है, ये नंबर बन गया 12, ये बन गया 14, तो यहाँ से करेंगे 120 गुणे का 14, तो 0 14 दूनी 28, यहाँ से लगा दो, 14 एकम 14 2 16, 1680। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो एक चीज सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे, हो सकता है सवाल चेंज हो जाए, ऑप्शन का फायदा मिल रहा है यहाँ पर। देखो अब ये 36 आया, ये संख्या या तो देखो 9 से डिवाइड हो रही है या तो 3 से डिवाइड हो रही है, यानी कि जिन संख्याओं का सम आ जाता है ऐसा जो 3 से और 9 से डिवाइड हो, जैसे मान लो ये संख्या लिख दी 3 और 6 और लिख दिया हमने 6 3 9 9 9 18, 9 6 15 3 18 हो गया, इनका गुणा करना, ये 9 से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, यानी कि जब सम कट रहा है तो उन्हें भी कटना पड़ेगा। हमने 9 का यहाँ ट्राई किया, 8 2 10 से 11 नहीं है, 7 5 12 1 13 नहीं है, 6 4 10 से 11 नहीं है, 8 6 14 1 15 नहीं है 9 का, लेकिन हमें 3 तो दिख रहा था, यानी कि इसमें ये 3 से भी तो कट रहा है, जब ये 3 से कट रहा है तो गुणा भी तो 3 से कटेगा, तो हमारा आंसर लग जाता ना, समझ गए। तो इतना थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है, लेकिन एकदम से अचानक में पेपर आता है तो भैया वहाँ कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करती है, इसी तरीके को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, बहुत ट्रिकें वगैरह इधर उधर सीख के कोई फायदा नहीं होता, करते हम यही है, जब यही करना है तो इस पर स्पीड बढ़ाते हैं ना, जब हम लगा लेते हैं, मान लो अब इतने हो गए, हमने इतने सेट करवा दिए, आपको देखना पीछे मेरी प्लेलिस्ट में जाके, तब इतना एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आइडिया हो जाता है कि कब क्या करना है, ठीक है। चलिए फिर 14 मार्च की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा और समझ में आ रही चीज़ें नहीं आ रही, और टफ क्वेश्चन के नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। उनके जो भी आप नोट्स हमें शेयर करेंगे, आप उसका अगर कुछ लेना चाहते हैं तो ले लेना, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो मैं भी ऐसे ही आपका नाम लगा के वहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि ये सारे टफ क्वेश्चन हैं और उनके बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।